नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। और अशोक के बारे में तात्पर्य ये है कि अशोक से बनने वाले जितने प्रश्न हैं हमारी एक दिवसीय परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम में, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन भारत के किसी भी परीक्षा में अगर आप जाएंगे तो जीके जीएस है तो वहाँ पे यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि भाई इतिहास तो बदलेगा नहीं, इतिहास तो वही है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा अशोक को पढ़ने में, क्योंकि अशोक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, जिनसे ढेर सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अशोक के बारे में देर ना करते हुए फटाफट। हालांकि अशोक से पहले हमने बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया था, तो अशोक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देना चाहूँ। ये जो है अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता लगेगा। क्या लगेगा? पोता लगेगा, ठीक है, पोता लगेगा। और किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। CGM मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, आप समझ लीजिए, ठीक है। और बेटा किसका लगेगा? बेटा है ये आपका बिंदुसार का, ठीक है, बिंदुसार का ये बेटा लगेगा। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए, मतलब ये मौर्य वंश से ही है, चंद्रगुप्त मौर्य के का ही पोता है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक जानकारी थी जिसको बता देना बेहतर था, क्योंकि आपको पता है कि हम मौर्य वंश से भारत के प्रथम साम्राज्य से प्रारंभ किए हुए हैं, तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया है, बिंदुसार को पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त का मौर्य का पोता है और बिंदुसार का पुत्र है अशोक, और इसको अशोका द ग्रेट, अशोक वर्धन व चंड अशोक के नाम से भी जानते हैं। अशोक के अन्य नाम की हम बात करें, अन्य नाम, ठीक है, तो चंड अशोक, चंड अशोक, ठीक है, चंड अशोक हो गया। और किस नाम से जाना जाता है? अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, और अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। तो देखिए साथियों, अशोक को किन किन नामों से जाना जाता है? चंड अशोक, अशोका द ग्रेट, अशोक वर्धन, इन नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। आगे देखते हैं, अभिलेखों में अशोक का नाम किस नाम से मिलता है? मतलब अभिलेखों में जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी, प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगर सिंहासन पर यह कब बैठा तो उसकी बात करें तो 273 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व में यह सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जब बिंदुसार के बारे में पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था कि तक्षशिला जो अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे 2 विद्रोह हुए थे। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए मतलब सुसेम को भेजा गया था। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। पीछे की कड़ी अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप NCERT सामाजिक अध्ययन के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत जगह पर यह वर्णन मिलता है, बहुत जगह क्या, जैन अनुश्रुति के अनुसार, जो जैन अनुश्रुति है मतलब जैन ग्रंथ हैं, जैन अनुश्रुति के अनुसार, जैन अनुश्रुति के अनुसार मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, भाइयों की हत्या की थी। मतलब जैन अनुश्रुतियों में क्या मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और फिर सिंहासन पर बैठा था। ये सिर्फ जैन ग्रंथ में ही मिलता है और किसी ग्रंथ में
शायद ही मिलता हो, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन जैन ग्रंथ में ये इसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हमें बेहतर चीज़ मिल सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कलिंग युद्ध। एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध। तो मैं इसको मिटा देना चाहूँगा, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, आप देखते जाइए, आपको वैसे भी याद होता चला जाएगा। चलिए कलिंग युद्ध के बारे में जानते हैं, जो महत्वपूर्ण युद्ध था अशोक का, और वहीं से वह बदल जाएगा। काफ़ी दोस्त ये सोच रहे होंगे, मित्र जो हमें देख रहे हैं, कि मैं फटाक से कलिंग युद्ध पे पहुंच गया। तो साथ ही हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इतिहास पढ़ने बैठ जाएंगे तब तो वनडे एग्ज़ाम नहीं, टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। तो हम टेस्ट मैच नहीं, यहाँ पे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सीधा आइए अशोक के कलिंग युद्ध पर। ठीक है, जो हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा उसी को हम पढ़ेंगे ना। पूरी कहानी पढ़ के क्या करेंगे, कहानी आप पढ़ते रहिएगा घर पे किताब खरीद के, कक्षा 8 की। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध के बाद अशोक ने अपने आप को पूरा परिवर्तित कर दिया, अपने आप को पूरा बदल दिया। ठीक है, इसी युद्ध के बाद अशोक की जो था मन में जो विचार होते थे, जिस प्रकार से वो अपनी नीतियों के अनुसार सभी राज्यों को जीतता था, उन पर हमला करता था, उसमें बदलाव किया और धम्म का मार्ग प्रारंभ किया। किस चीज़ का मार्ग प्रारंभ किया, तो पहले आइए देखते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में यह हुआ था। 261 ईसा पूर्व की यह घटना है जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, जो मैं आपको बता रहा था, धम्म वाला। तो इसी में आइए देखते हैं। अपने साम्राज्य के 8वें वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का अनुसरण किया और अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य विस्तार किया और दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। ठीक है, इसी तरह वह भारत के अंदर अशोक एक विजेता रहा। ये सारी चीज़ें होती रहीं। अच्छा, कलिंग है कहाँ, ये जानने वाली बात है, कई बार पूछ लेता है कलिंग है कहाँ पे। तो कलिंग भाई साहब अपने ही देश में है, किसी दूसरे देश में नहीं है। ठीक है, ठीक है, कलिंग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, कलिंग को वर्तमान में क्या कहा जाता था, कहा जाता है। ठीक है, कलिंग को वर्तमान में क्या है, ये आपका उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा जो तटवर्ती क्षेत्र है, वही उड़ीसा जो है ये क्या है, कलिंग के नाम से उस समय जाना जाता था। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं कि उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ठीक है, प्राचीन नाम था। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा ना, उड़ीसा का क्या था, प्राचीन नाम था। देखिए मात्रा की गलती भाई साहब बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पर आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। या पूछ लेगा कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, तो आप बताएंगे कलिंग। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं क्या हम जान सकते हैं। ठीक है, कलिंग युद्ध में हुआ क्या था कि जब यह युद्ध हुई, दोनों सेनाएं आमने सामने डटी और युद्ध हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, लाशों का अंबार बिछ गया। और जब अशोक ने देखा कि खूनों से नदियों की तरह यहाँ पे सब खून, लाशें ही लाशें, जबकि वो इससे पहले भारत में अनेकों युद्ध लड़ चुका था, लेकिन कलिंग का युद्ध जब हुआ, वहाँ पे लाशों को गिरते हुए देखा तो अशोक बिल्कुल स्तब्ध हो गया और उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह धीरे धीरे एक धर्म की तरफ बढ़ने लगा और उसी को कहते हैं धम्म, अशोक का धम्म। इसके बाद भी अशोक ने कई राज्यों को अपने राज्य में मिलाया, लेकिन दबाव बनाकर, प्यार से समझा बुझाकर, इन सारी चीज़ों के द्वारा बनाया। ठीक है, अशोक का प्रशासन बहुत बेहतर था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार कहते हैं कि अशोक का यह प्रथम तथा अंतिम युद्ध था। ठीक है, मतलब जब वो मगध का साम्राज्य बना था, मगध का साम्राज्य बनने के बाद, मगध का जब राजा बना, ठीक है, तो हेमचंद, ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ठीक है, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी,
डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि यह अशोक का मगध का राजा बनने के बाद पहला और आखिरी युद्ध था। ठीक है, पहला और आखिरी युद्ध था। तो ये कलिंग युद्ध समाप्त हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अशोक के बारे में, जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है और चीज़ें। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला कि बौद्ध संगीति, ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति किसने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि तीसरा बौद्ध संगीति किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। थर्ड बौद्ध संगीति किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया। और इसका अध्यक्ष जो था, इसके अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मोगलीपुत्र तिस्य था। क्या था, मोगलीपुत्र तिस्य था। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य ये जो था तीसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, मोगलीपुत्र तिस्य था। ठीक है, तो अशोक के धर्म के बारे में बात करें तो किसी देवी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ये सारी चीज़ें इसमें था, तो वो आप किताबों में पढ़िएगा, उसका कोई औचित्य नहीं है परीक्षा में। ठीक है, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था, तो ये थे उपगुप्त। कौन थे, ये एक बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त। इन्होंने अशोक को क्या दिया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया और उन्हें इसकी शिक्षा प्रदान की। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या बेहतरीन चीज़ें हमें मिल सकती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि ये कहाँ पे करवाया था, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र वर्तमान में क्या है आपका, आरा हिले, छपरा हिले, पटना। ठीक है, पटना, जो पटना है, ठीक है, पटना ही उस समय का पाटलिपुत्र था। ठीक है, और बौद्ध धर्म का यह अनुयायी बन गया। अब देखिए क्या होता है इसमें। होता क्या है कि ये प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है, इसने श्रीलंका भेजा। किसे, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अपने पुत्र श्रीलंका किसको भेजा, श्रीलंका इसने भेजा था अपने पुत्र महेंद्र, ठीक है, और बेटी यानी पुत्री को भेजा था संघमित्रा। ये पहली घटना थी जब बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर किसी राजा के द्वारा मुख्य रूप से करवाया गया था। तो श्रीलंका में पूछता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, श्रीलंका में पूछता है कि अशोक ने किसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, मतलब विदेश पूछ लेगा या कुछ पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको कहाँ भेजा गया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें और हमारे बीच में होगी। तो बहुत सारे इसने स्तूप बनवाए, और सारनाथ का प्रसिद्ध स्तंभ सिंह शीर्ष स्तंभ भी, इस सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ इसी को कहते हैं ना, जिसपे सिंह है। ठीक है, इस अशोक का जो स्तंभ है उसे कहते हैं सिंह शीर्ष स्तंभ। सिंह शीर्ष स्तंभ इसने अशोक ने सारनाथ में बनवाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अशोक स्तंभ जो था इसको सारनाथ में इसने बनवाया था, जिसपे सिंह लिया गया है। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से हम जान लेते हैं। जो पूछता कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक चीज़ों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अभिलेख जो थे, अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी
सबसे ज़्यादा ब्राह्मी का हुआ था, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक, ठीक है। ग्रीक एवं अरमाइक इन लिपियों का प्रयोग हुआ था अभिलेखों में अशोक के, ठीक है। अगर पूछ ले कि तक्षशिला एवं लघमान मतलब अफगानिस्तान में किस लिपि का प्रयोग हुआ था, तो आर्मेइक लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो मौर्य वंश का अगर अंतिम शासक की बात की जाए तो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक है। बृहद्रथ था और इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की और इसने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। क्या किया? शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो ये आपका रहा अशोक के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा, अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 भागों में है, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख हैं ये 3 भागों में हैं। 3 भाग हैं इसके, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख, ठीक है। देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं, अभिलेखों से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो पूछ ले कि अभिलेख कितने प्रकार के थे, तो 3 प्रकार के थे। शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ, गुहालेख मतलब गुफाओं में लिखा हुआ, और स्तंभ लेख मतलब जो स्तंभ उसने पिलर वगैरह बनवाए थे, जैसे अशोक का स्तंभ आप सारनाथ वाला देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसने बनवाई थी। और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था, और जिसको पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग कौन था ये भी पूछ लेता है कि पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो वो बृहद्रथ का सेनापति था। भाई घर वाले ही लूटते हैं, ठीक है। बृहद्रथ का सेनापति था। तो ये रहा अशोक के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो परीक्षाओं में इतने में से आपके जो अशोक से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो आपको एक बार में मिल जाएंगे। तो कुछ मैं सूचनाएं आपको दे देना चाहता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ चीज़ें चल रही हैं जो रोजाना चलती हैं। हमारा स्पेशली क्या है? क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो शॉर्ट वीडियो आपको 15-15 सेकेंड के, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, ठीक है, 1.5 मिनट, इतने मिनट के आपको सेकंड में क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ पे 15 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही 15 सेकंड में मैं करवा देता हूँ। तो ये बिल्कुल फास्ट तरीका है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा क्या? ठीक है, ठीक है, जीके जीएस, यूपी स्पेशल, फिर उसके बाद आपको मिलता है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट और भी ढेर सारी परीक्षाओं के लिए आपको यहाँ से मिलेगा। स्पेशली इस समय हम चला रहे हैं करंट अफेयर की क्लास हम चला रहे हैं, जो 2021 का चल रहा है करंट अफेयर। तो अब ये जो करंट अफेयर की श्रृंखला है साथियों, ये अब जब तक चैनल है तब तक करंट अफेयर आपको रोजाना मिलता रहेगा। हालांकि इस समय अभी हम 2021 को कवर कर रहे हैं। 2021 का अभी हमने फिलहाल आज ही कल में स्टार्ट किया करंट अफेयर पढ़ाना। तो 2021 का जनवरी से लेके आपका अगस्त तक कोशिश हमारी रहेगी अगस्त माह में ही, पूरा जनवरी से लेके अगस्त तक हम बना दे वीडियो, जिससे एक पैकेज तैयार हो जाए क्वेश्चन बैंक की, कि जिसको करंट अफेयर पढ़ना तो सीधा क्वेश्चन बैंक से पूरा जनवरी से लेके
आ जाए और उसको पढ़ के मज़ा आ जाए, उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये करंट अफेयर हम लेके आए हैं और ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे भी तैयारी करनी होती है, तो मेरा भी रिवीजन होता रहेगा इसी बहाने और आप लोग भी पढ़ते रहेंगे। क्योंकि साथियों मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप ही के बीच का एक छात्र हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। हालांकि अब अध्यापक बन गया हूँ, ट्रेनिंग भी अध्यापक की हुई है, तो भाई अब जब पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक ही हैं, लेकिन आप ही के बीच से हूँ, आप ही का भाई बंधु हूँ, आप ही का मित्र हूँ, दोस्त हूँ। तो ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो सूचना मैंने आपको दे दी। और मैं कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ आपको। अगर आपके पास समय है तो आप रुक कर 1 मिनट और देख सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नाम है, चैनल का नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। ठीक है, मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़, इसी नाम से फेसबुक पेज है। ठीक है, और मेरा फेसबुक आईडी मोहन पाठक के नाम से है, तो आप उससे जुड़े या ना जुड़े कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आप फेसबुक पेज को लाइक कर लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे भी हम कुछ कटिंग क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के नाम से, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे भी हम हैं, तो आप हर जगह हम अवेलेबल है, आप कहीं पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर कलसुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर छोटे छोटे वंश जो होंगे तो उनको 2-2, 3-3 वंश हम एक साथ ले लेंगे कि फटाफट हम आगे बढ़ते जाएं और पूरा इतिहास हम लोग चबा डालें। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।